रेशों से वस्त्र तक। कक्षा 6 में अपने पौधों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशों के बारे में पढ़ा। आपने यह भी पढ़ा था कि ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे को जांतव रेशे कहते हैं। ऊन के रेशे फाइबर भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग से भेड़ के शरीर के किस भाग से फाइबर मिलते हैं? क्या आप जानते हैं कि इन रेशों को ऊन में कैसे परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें हम स्वेटर बुनने के लिए बाजार में से खरीदते हैं? क्या आपको जानकारी है कि रेशम के फाइबर से रेशम कैसे बनाया जाता है, जिनसे साड़ियाँ बुनी जाती हैं? इस अध्याय में हम कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। जांतव रेशे। ऊन एवं रेशम। ऊन भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? बालों के बीच अधिक मात्रा से वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक है, जैसा कि आप अध्याय 4 में पढ़ेंगे। अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। क्रियाकलाप 3.1। अपने शरीर, बाहों और सिर के बालों को छूकर अनुभव कीजिए। क्या आपको उनमें से कोई अंतर लगता है? कौन से बाल मोटे और रूखे प्रतीत होते हैं तथा कौन से मुलायम? हमारी ही तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं, दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा के निकट अवस्थित तंतुरूपी मुलायम बाल। तंतुरूपी बाल ऊन कर्तित ऊन बनाने के लिए प्रदान करते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों से केवल तंतुरूपी मुलायम बाल ही होते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो। तंतुरूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया वर्णनात्मक प्रजनन कहलाती है। घने बालों वाले भेड़। ऊन प्रदान करने वाले जंतु। हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। यद्यपि भेड़ों की ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन ही होती है। चित्र 3.1। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल फर होते हैं, इनसे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती हैं, जिसे पश्मीना शॉलें कहते हैं। ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पिको से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। लामा, एल्पिको। क्रियाकलाप 3.2। उन जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए जिनके बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है। उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए। यदि आप चित्र प्राप्त नहीं कर पाए तो इस पुस्तक में दिए गए चित्रों को देखकर उन्हें बनाने का प्रयास कीजिए। अपनी क्षेत्रीय और देश की अन्य भाषाओं में भेड़, बकरी, ऊँट और याक जिस नाम से जाने जाते हैं उनका पता लगाने का प्रयास कीजिए। क्रियाकलाप 3.3। भारत और विश्व के मानचित्र लीजिए। मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्हित कीजिए जहाँ वे जंतु पाए जाते हैं जिनसे ऊन प्राप्त होते हैं। ऊन प्रदान करने वाले प्रत्येक किस्म के जंतुओं के स्थान को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग कीजिए। रेशों से ऊन तक। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है।
उनके बालों को काट कर और फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। आइए हम इस प्रक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करें। भेड़ पालन और प्रजनन। यदि आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप गडरियों को भेड़ों के झुंडों को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। भेड़ शाकाहारी होते हैं और वह घास और पत्तियां पसंद करती हैं। भेड़ पालक उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली, बीज में से तेल निकाल लेने के बाद बचा पदार्थ और खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ को ऊन के लिए पाला जाता है। 3.5 में भेड़ों की कुछ नस्लों की नाम दिए गए हैं जिन्हें हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। साढ़े तीन एक में उनसे प्राप्त होने वाली ऊन की गुणवत्ता और गठन को भी दिखाया गया है। नस्ल का नाम लोही। ऊन की गुणवत्ता, राज्य जहाँ पाए जाते हैं। भेड़ की नस्ल है ये लोही। अच्छी गुणवत्ता के ऊन, ये राजस्थान और पंजाब में रामपुर, बुशायर, भूरी ऊन। उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश नाली या नली, गलीचे के ऊन। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। बाखरवाल ऊनी सालों के लिए जम्मू कश्मीर। मारवाड़ी मोटी और रुच ऊन गुजरात। पाटनवाड़ी हौजारी के लिए गुजरात। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। जैसा कि पहले बताया गया है, इन भेड़ों को वर्णनात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है जिनसे ये एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती हैं। जब पाली गई भेड़ शरीर पर बालों की ऊनी वृद्धि हो जाती है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को काट लिया जाता है। रेशों को ऊन में संसाधित करना। स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद होती है जिनमें निम्नलिखित चरण सम्मिलित होते हैं। चरण 1, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। 3.8a। बी, टंकियों में अभिमार्जन। सी, मशीनों द्वारा अभिमार्जन। और डी, ऊन का धागा बनाया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का प्रयोग किया जाता है जैसी नाई द्वारा बाल काटने के लिए प्रयुक्त की जाती है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके। बाल ऊनी रेशम प्रदान करते हैं। इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता है जैसा कि आपको बाल कटाने अथवा आपके पिताजी को दाढ़ी बनवाने में नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? त्वचा की सबसे ऊपर वाली परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उगाते हैं जैसे आपके उगाते हैं। मुझे को आश्चर्य है कि जब कोई आपके बालों को खींचता है तो दर्द होता है परंतु जब वह बाल कटवाता है तब दर्द नहीं होता। ऐसा क्यों? त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है जिससे उनकी
चिकनाई, धूल और गर्त निकल जाए, यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है। चरण 3, अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखाने में भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छाटा या पृथक किया जाता है। चरण 4, बालों में से छोटे छोटे कोमल या फूले हुए रेशों को छाट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के लिए उपयुक्त ऊन होती हैं। रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी अथवा सफ़ेद होती है। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेट कर उन्हें धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काट कर स्वेटरों की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काट कर ऊनी वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है। व्यावसायिक संकट, ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन छटाई करने वालों का कार्य जोखिम भरा है, क्योंकि कभी कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। एंथ्रेक्स, जो एक घातक रक्त रोग का कारक है, जिसे सोर्टर्स रोग कहते हैं। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। बूझो या जानने को उत्सुक है कि सर्दियों में सूती कपड़े हमें उतना गर्म क्यों नहीं रख पाते जितना ऊनी स्वेटर रखता है। क्रियाकलाप 3-4, अपने सहपाठियों के साथ इस विषय पर चर्चा कीजिए कि क्या मनुष्य के लिए भेड़ों को पालना और फिर ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को उतारना उचित है। रेशम या सिल्क के रेशे भी जांतों रेशे होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। अपनी माताजी, चाची, दादी माँ से विभिन्न प्रकार के रेशम अथवा रेशमी साड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। विभिन्न प्रकार के रेशम को सूचीबद्ध कीजिए। इससे पहले कि हम रेशम प्राप्त करने के प्रक्रम पर चर्चा करें, रेशम के कीट के जीवन चक्र के बारे में जानना आवश्यक है। रेशम कीट का जीवन चक्र। मादा रेशम कीट अंडे देती है, जिससे लार्वा निकलता है, जो कैटरपिलर या इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होते हैं, तो यह प्यूमा या कोशित कहलाता है, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता प्रदान करता है। फिर यह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, जो कठोर होकर रेशम का रेशा बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रेशम का मृदु रेशा सूत्र स्टील के तार जितना मजबूत होता है? नर मादा वयस्क रेशम कीट, शहतूत की पत्ती पर अंडे, रेशम कीट, कोकून में विकासशील कीट। रेशम कीट का जीवन चक्र है ये। भारत में रेशम उत्पादन से संबद्ध विभिन्न प्रकार के उद्योगों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। रेशम कीट के पालन, कोकूनों में से रेशम को निकालने और कच्चे रेशम से वस्त्र निर्माण आदि कार्य अधिकांशतया महिलाओं द्वारा ही किए जाते हैं।
अपने उद्यम द्वारा वे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। रेशम कीट में चीन विश्व में पहले स्थान पर है। भारत भी प्रमुख रेशम उत्पादक देशों में गिना जाता है। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं और उनसे प्राप्त होने वाले रेशों का धागा गठन अर्थात रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि से भिन्न होता है। अतः टसर रेशम, मूंगा रेशम, तोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काते गए कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और लचीला होता है तथा इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। क्रियाकलाप 3.5 विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्त्रों के टुकड़े एकत्र कीजिए और उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तक में चिपकाइए। आपको ये दर्जी की दुकानों में व्यर्थ कतरनों की ढेर में मिल सकते हैं। अपनी माताजी, चाची अथवा शिक्षिका की सहायता से विभिन्न किस्म के रेशम जैसे शहतूत रेशम, टसर रेशम, एरी रेशम, मूंगा रेशम आदि की पहचान कीजिए। रेशम के इन टुकड़ों के गठन तथा बनावट की तुलना कृत्रिम रेशम के टुकड़ों से कीजिए जो संश्लेषित रेशों से निर्मित होते हैं। उन रेशम के कीटों के चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए जिनके कैटरपिलर विभिन्न प्रकार के रेशम प्रदान करते हैं। क्रियाकलाप 3.6 किसी कृत्रिम रेशम और शुद्ध रेशम का एक एक धागा लीजिए। इन धागों को सावधानी से जलाइए। क्या आपको उनके जलते समय उत्पन्न गंध में कोई अंतर महसूस होता है? अब सावधानी से ऊन के एक धागे को जलाइए। उसके जलने की गंध कृत्रिम रेशम के जलने जैसी है अथवा शुद्ध रेशम जैसी। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? यह जानने के लिए कि रेशम कीट के जीवन चक्र में कोकून अवस्था कब आती है, क्रियाकलाप 3.7 करने का प्रयास कीजिए। क्रियाकलाप 3.7 चित्र 3.9 की फोटो प्रतिलिपि लीजिए। रेशम कीट के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के चित्र काट लीजिए और प्रत्येक को गत्ता अथवा चार्ट पेपर पर अलग अलग चिपकाइए। अब इन चित्रों को आपस में मिला लीजिए। अब चित्रों को जीवन चक्र की अवस्थाओं के सही क्रम में लगाने का प्रयास कीजिए। जो कोई भी सबसे जल्दी ऐसा कर लेगा वह विजेता होगा। आप अपने शब्दों में रेशम कीट के जीवन चक्र का वर्णन भी कर सकते हैं। इसे अपनी स्क्रैप पुस्तिका में लिखिए। कोकून से रेशम तक। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोकूनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। रेशम कीट पालन। कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों अथवा कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेच दिया जाता है। ये पालक या किसान अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियों, उचित ताप एवं आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकल आए। यह तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं। चित्र बी जो लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाती हैं दिन रात खाते रहते हैं और आमाप में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। चित्र 3 और कीटों को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बॉक्स की
स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। 25 से 30 दिनों के बाद 25 से 30 दिनों के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए बांस के बने छोटे छोटे कच्छों में चले जाते हैं। इसके लिए ट्रे में छोटी रैक या टहनियाँ रख दी जाती हैं जिनसे कोकून जुड़ जाते हैं। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूमा विकसित होता है। रेशम का संसाधन। रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरों का उपयोग किया जाता है। कोकूनों को धूप में रखा जाता है और पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रिया में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। रीलिंग विशेष मशीनों में की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशों को निकालती है। फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं। रेशम की खोज। रेशम की खोज का यथार्थ समय संभवतः अज्ञात है। एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट हुआंग टी ने सम्राज्ञी सी लुंगची से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा। सम्राज्ञी ने पाया कि सफ़ेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते हैं। संयोग से एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में से नाजुक धागों का गुच्छा पिघल पृथक हो गया। रेशम उद्योग चीन में आरंभ हुआ और सैकड़ों वर्षों तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रूट कहते हैं। आपने क्या सीखा? रेशम कीट में रेशम तथा ऊन भेड़, बकरी एवं याक से प्राप्त की जाती है, अतः रेशम और ऊन जानता रेशे हैं। ऊंट, लामा और एल्पेका के बालों को भी ऊन प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है। भारत में अधिकतर भेड़ों को ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। भेड़ों के शरीर से बालों को उतार कर पहले परिमार्जन व छटाई की जाती है और फिर सुखाने के बाद उन्हें काट कर उनसे ऊन प्राप्त की जाती है। अपने जीवन चक्र में रेशम कीट रेशम के रेशों की कताई करके कोकून बनाते हैं। रेशम फाइबर प्रोटीन के बने होते हैं। कोकून से रेशम के रेशों को निकाल कर उनका संसाधन किया जाता है। इस प्रक्रम को रीलिंग कहते हैं। बुनकर रेशम के धागों से रेशम के वस्त्र बुनते हैं। विस्तारित अध्ययन, क्रियाकलाप एवं परियोजना कार्य। पहली, कोकून से प्राप्त हो सकने वाले रेशम के सतत रेशे की अधिकतम लंबाई जानना चाहती है। बूझो जानना चाहता है कि वृद्धि करने के पश्चात कैटरपिलर को अपनी त्वचा को उतारने की आवश्यकता होती है, जबकि हम मानवों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है। बूझो जानना चाहता है कि कैटरपिलरों को नंगे हाथों से एकत्रित क्यों नहीं किया जाता है या क्यों नहीं करना चाहिए। पहली एक रेशमी फ्रॉक खरीदना चाहती है और उसके लिए वह अपनी माताजी के साथ बाजार गई। वहाँ उन्होंने पाया कि कृत्रिम रेशम कहीं अधिक सस्ता है और वह जानना चाहती थी कि ऐसा क्यों है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? पता कीजिए। किसी ने पहेली को बताया कि एक जंतु जिसे विकुना कहते हैं से भी ऊन प्राप्त होती है। क्या आप उसे बता सकते हैं कि यह जंतु कहाँ पाया जाता है? उसके बारे में शब्दकोश अथवा इंसाइक्लोपीडिया या ज्ञानकोश में देखिए। हथकरघा और वस्त्र प्रदर्शनियों में प्रायः कुछ दुकानों पर रेशम की विभिन्न किस्मों के कीटों और उनके जीवन चक्र की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को उनके वास्तविक नमूनों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
इन दुकानों पर अपने बुजुर्गों अथवा शिक्षकों के साथ जाकर इन कीटों और उनके जीवन चक्र की अवस्थाओं को देखने का प्रयास कीजिए। अपने बगीचे अथवा उद्यान या पौधों से भरपूर किसी अन्य स्थान पर किसी कीट अथवा तितली के अंडों को खोजिए। इन्हें पत्तियों पर छोटे बिंदुओं के रूप में देखा जा सकता है। अंडे युक्त पत्तियों को तोड़ लीजिए और उन्हें गत्ते के डिब्बे में रख दीजिए। उसी पौधे अथवा उसी किस्म के किसी अन्य पौधों की कुछ पत्तियों को काट कर डिब्बे में डाल दीजिए। संभवतः अंडों में से कैटरपिलर निकल आएंगे। यदि ऐसा हुआ तो आप पाएंगे कि कैटरपिलर दिन रात खाने में व्यस्त रहते हैं। उनके खाने के लिए डिब्बे में प्रतिदिन पत्तियां डालते रहें। कभी कभी आपको पौधों की पत्तियों में कैटरपिलर भी मिल सकते हैं, लेकिन सावधान रहिए। कैटरपिलर को पकड़ने के लिए कागज़ के नैपकिन अथवा कागज़ का उपयोग करना चाहिए। इन्हें प्रतिदिन देखिए, नोट कीजिए। अंडे में से प्रत्येक कैटरपिलर के निकलने में कितने दिन लगते हैं। कोकून अवस्था तक पहुंचने में कितने दिन लगते हैं और जीवन चक्र को पूर्ण होने में कितने दिन लगते हैं। अपने प्रेक्षणों को अपनी नोटबुक में लिखिए। क्या आप जानते हैं, भेड़ों की संख्या की दृष्टि से चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। यद्यपि न्यूजीलैंड की भेड़ों में से सबसे अच्छी ऊन प्राप्त होती है।